Hello friends, welcome in Heal Cycle Lab. Today I'm going to start June 2013 paper 3 and this is the part 2. So let's start with the question number 26. Different item functioning probably reveals what is that. तो different item functioning देखिए एक टेस्ट है, उसमें आप टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें ना बहुत सारे आइटम्स होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 देयर आर मल्टीपल आइटम्स इन द टेस्ट. यस, तो वो कह रहा है कि ये जो आइटम फंक्शनिंग होती है क्या रिवेल्स करता है. तो यहाँ पे देखिए आप आइटम फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आप सोच के देखिए. क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन बायस बताएगा? एडमिनिस्ट्रेशन तो सबके लिए एक जैसा होगा, इंटरप्रिटेशन सबके लिए एक जैसा होगा. प्रोडक्टिव बायस मतलब क्या प्रोडक्शन, वो टेस्ट क्या प्रेडिक्ट कर सकता है, दैट इज अबाउट. लेकिन जब हम कंस्ट्रक्ट बायस की बात कर रहे हैं तो दैट इज इट विल रिवील्स कि उसके कंस्ट्रक्ट बायस कैसे हैं, यानी जो आइटम्स इंक्लूड की गई हैं उसमें देयर इज समथिंग जो कंस्ट्रक्शन उसमें कंस्ट्रक्ट बायस है या नहीं है, दैट इज अबाउट. तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं. व्हाट इज कंस्ट्रक्ट बायस. So construct bias occurs when the construct measure yields significantly different results for test takers from the original culture for which the test was developed and the test taker from a new culture. देखिए जो कंस्ट्रक्ट बायस होते हैं वो कब ऑकर होंगे, जब कंस्ट्रक्ट मेजर्स किए जाएंगे, जब डिफरेंट रिजल्ट आएंगे जहाँ पे वो टेस्ट बना है ओरिजिनल कल्चर में और जहाँ पे वो टेस्ट जो है न्यू कल्चर में अप्लाई किया गया है. तो दोनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिजल्ट आएंगे. तो वो कह रहा है जो कंस्ट्रक्ट होता है वो इंटरनल ट्रेट्स को मेजर करता है बिकॉज इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड. Do you understand? It is not directly observed, it is inferred from the consistent behavior observed in people. तो ये overt behavior में नजर आता है ना कि covert में. और what is in covert, that is called self esteem, intelligence and motivation. तो this is about, इसलिए इसको construct bias से connect किया गया है. This is about. So let's go for the question number 27. Immunity system functioning is most likely to increase when immunity you know that this is the our internal power of the body to fight it with the diseases. Yes, so इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो कहता है कि वो कब इंक्रीज होती है, कब. तो पीपल जस्ट शेयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स तब इंक्रीज हो जाती है. दे आर टॉट रिप्रेसर कोपिंग स्टाइल्स. देखिए जब भी आप कोपिंग स्टाइल्स क्या होते हैं कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आई एंड यू आर ट्राइंग टू फाइटिंग विद दैट प्रॉब्लम, यू आर कोपिंग विद दैट प्रॉब्लम. तो जब आप रिप्रेसर की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स आप उसको दे आर टॉट रिप्रेसर कोपिंग स्टाइल्स. तो आप कोपिंग स्टाइल्स को तो रिप्रेस नहीं करेंगे, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए. नंबर 3 पहले डी देख लेते हैं. जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बिगन्स. देखिए ये ना हैंस सियाल ने दिया था तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं इससे. सो आंसर विल बी द प्रैक्टिस इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. अगर आप रिसर्च में भी जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है 75% इज द स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज. तो ये माना जाता है कि अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को फॉलो करेंगे दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इन योर इम्यूनिटी सिस्टम फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में. सो आंसर विल बी सी. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 28. यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है. स्ट्रेस रिस्पॉन्स हैव एन इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है इसका इफेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे. ड्यूरिंग स्ट्रेस डाइजेशन इज इनहिबिटेड आफ्टर स्ट्रेस डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्रीज. दिस में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉज अल्सर्स. ठीक है. एंड एड्रेनालाइन जो होता है ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है. इट रिस्पॉन्स में कॉज द अल्सर्स एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्रीज स्ट्रेन अपॉन सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट. इनसे हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है. और इट ऑल्सो अफेक्ट्स इम्यून सिस्टम बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर. तो आपका बीपी इंक्रीज होगा तो दैट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम. दैट इज फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स. लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 28. ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इसका कोई भी सही आंसर नहीं है, यूजीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है. सो आई एम नॉट टीचिंग दिस. Go for the 29. Situation in which each person can increase his or her individual gains by acting in a certain way. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन जो है वो इंक्रीज कर सकता है अपने इंडिविजुअल गेन्स को बाय एक्टिंग इन अ सर्टन वे. बट इफ ऑल पर्सन एक्ट इन दैट सेम वे द आउटकम एक्सपीरियंस बाय ऑल इज रिड्यूस. बट अगर सारे के सारे एक ही वे में एक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑल इज रिड्यूस, वो कम हो जाएंगे. फिर से समझो. सिचुएशन इन विच ईच पर्सन कैन इंक्रीज हिज और इंडिविजुअल गेन. ठीक है, आप एक ऐसे सिचुएशन में जिसमें सारे पर्सन जो है अपने इंडिविजुअल गेन्स पा सकते हैं अगर वो एक ही वे में एक्ट करें. बट इफ ऑल पर्सन एक्ट इन दैट सेम वे द आउटकम एक्सपीरियंस बाय ऑल इज रिड्यूस. लेकिन अगर सारे के सारे पर्सन जो है वो सेम मैनर में वो करें, बिहेव करें, एक्ट करें, तो उसकी वजह से जो आउटकम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे. देखिए सोशल लॉफिंग नहीं है. सोशल लॉफिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हों तो जो लेजी पर्सन है वो, जैसे मान लीजिए आप कोई बॉक्स खिसका रहे हैं, अब उसमें 4 लोग लगे हैं.
अब यू नो दैट कि मतलब इसमें से हो सकता है कि 3 बहुत इफेक्टिवली कर रहे हो और चौथा सिर्फ हाथ लगा रहा हो, तो एक इसे बोलेंगे सोशल लूफिंग, मतलब कहने को बंदा है बट ही इज नॉट यूजिंग हिज फोर्स। दूसरा है रेसिप्रोसिटी, इसमें नहीं है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है इस हाथ ले उस हाथ दे, मतलब यू आर हेल्पिंग अदर्स बिकॉज यू फील लाइक इफ यू हेल्प देन people will help you. And conflict means when there is no agreement between the two parties. So जो situations की बात हो रही है that is about the social dilemmas and this is the answer, and let's read the explanation of that. So social dilemma एक situation होता है जिसमें group of people जो होते हैं वो साथ काम करते हैं to achieve some goal that no one person could easily meet alone. ऐसा गोल, मान लीजिए कोई ऐसा गोल है कि आपको वो मान लीजिए सोसाइटी में कुछ करवाना है, या कोई ऐसा गोल है जो आप इंडिविजुअली अचीव नहीं कर सकते, यू नीड अ लॉट ऑफ पर्सन, यू नीड अ ग्रुप फॉर दैट. However, if the goal is made, all group members, even those who did not help toward the goal, can enjoy its benefit. हालांकि जिन्होंने हेल्प नहीं भी की उस गोल को अचीव करने में, वो भी बेनिफिट करेंगे. फॉर एग्जांपल कि एक आपकी कॉलोनी है एंड यू गेट दैट कि वहाँ पे जो है रोड टूटा हुआ है एंड दिस इज अबाउट, तो बाकी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को बोलें कि प्लीज़ ये रोड बनवा दीजिए एंड ऑल दिस कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा सी बात है सारे मोहल्ले के लोग तो आगे बोलेंगे नहीं. सम ऑफ द आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्या सो लेकिन जब रोड बनेगा क्या उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो हुआ सेम, सबको ही फ़ायदा होगा. तो दिस इज़ अबाउट सोशल डिलेमा. ठीक है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following belief does not underlie a person's ability to regulate his or her feeling in order to lessen negative effect of stressful condition? तो कौन से बिलीव जो हैं जो अंडरलाई करते हैं पर्सन्स की एबिलिटी को कि उसकी फीलिंग्स जो है वो उसकी फीलिंग्स को वो लेसन कर सके नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन को. ठीक है, तो उसको लेसन कर सके, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सके, उसको रेगुलेट कर सके अपनी फीलिंग्स को. तो इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट अंडरलाई, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, सो यू नीड टू सी दैट. सो यहाँ पे है, लेट्स गो वन बाय वन. People can have the most pleasure if they give up short term pleasure. अब ये तो इससे कहीं पे भी स्ट्रेसफुल कंडीशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये तो प्लेजर की बात कर रहा है, तो दिस कैन नॉट बी हैपन. नेक्स्ट, पीपल शुड स्ट्राइव टू एक्सपीरियंस इमोशन दैट आर प्रो इंडिविजुअल एंड प्रो सोशल. वो कह रहा है कि लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस या इमोशंस को स्ट्राइव करना चाहिए जो प्रो सोशल हो, है ना. तो दिस इज, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द बिलीफ जो अंडरलाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे नॉट यूज हुआ, अगर नॉट यूज नहीं हो सकता तो दैट वुड बी द आंसर्स. नेक्स्ट, डी इज द बेस्ट इमोशन टू फील आर दोज दैट आर अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन इंक्लूडिंग पेनफुल वंस. तो इसका सही आंसर जो है वो सी है. पीपल शुड स्ट्राइव टू एक्सपीरियंस नो इमोशन. जब नो इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे, स्ट्राइव करेंगे, तो आप ही बताइए, क्या जब इमोशंस ही नहीं होंगे तो क्या वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को लेसन कर सकता है? यहाँ तो सिचुएशन ही नहीं हो रही है. सो आंसर विल बी सी, एक्सपीरियंस नो इमोशन. आंसर इज सी. लेट्स गो फॉर दी 31. In treating which of the following condition MAND is used in a central principle of behavior modification. पहले मैं MAND समझाती हूँ, what is MAND. तो MAND एक रिक्वेस्ट होती है something wanted or needed, और a request to and something undesirable. डू यू अंडरस्टैंड? एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत है, और वो ऐसी कोई चीज़ जो आपकी अनडिज़ायरेबल समथिंग को एंड कर सके. फॉर एग्जाम्पल, जब बेबी क्राई कर रहा है फॉर फूड और कंफर्ट फ्रॉम देयर मदर. ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज मैंड. मैंड का मतलब कमांड भी होता है. तो बिफोर दैट मैं इस पे जाऊँ, लेट्स गो फॉर दी सम. ये पूछ रहा है कि मैंड जो है वो किस सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज़ हुआ है. तो पहले ना एक चीज़ समझिए, देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक दो ही जगह यूज़ हो सकती है, एक तो ऑटिज्म में, एक ADHD में. एंजाइटी में एंड एनाडोनिया में बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज़ नहीं होती. एंड व्हाट इज एनाडोनिया? इट मीन्स यू द पर्सन इज अनेबल टू एन्जॉय प्लेजर एंड एनीथिंग. ठीक है, उसको किसी चीज़ में एन्जॉयमेंट ही नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड एनाडोनिया. और एंजाइटी तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को इरेशनल जस्ट आपकी घबराहट शुरू हो जाती है. तो पहले तो दो ऑप्शंस तो डिलीट हो गए. अब मैं आगे जाऊँ उससे पहले लेट्स गो फॉर दी एक्सप्लेनेशन. तो मैं ये मैंड को समझा देती हूँ कि मैंड जो है वो एक कमांड और डिमांड होती है, जिसे स्कीनर्स के डेफिनेशन में मिला था. ठीक है, ये एक वर्बल ऑपरेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जिसमें रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड इज देयरफॉर अंडर द functional control of relevant condition of deprivation of aversive stimulation. This is about
mad. And when we go for this, autism spectrum disorder refers to a neurodevelopment disorder that is characterized by the difficulty with social communication and social interaction, destructive and repetitive patterns in behavior, interest and activity. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स है जो डिफिकल्टीज होती हैं सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में, रिस्ट्रक्टेड एंड रिपीटेड पैटर्न्स में. तो आपने देखा होगा ऑटिस्टिक बच्चे दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, है ना, दे डोंट हैव अ सोशल कम्युनिकेशन एंड ऑल. तो यहाँ पे सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी पता चल जाते हैं और उनकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट करती है. जनरली इनमें लैंग्वेज भी नहीं होता और इसे स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है इसमें हिट्रोजेनिटी होती है इन द प्रेजेंटेशन एंड सिवियरिटी ऑफ ASD symptom as well as in the skills and level of functioning of individual who have ASD. So on the basis of answer is, इसका आंसर है autism. तो यहाँ पे अगर मेंड की बात करें तो ऑटिज्म में ये यूज़ होता है. दिस इज़ अबाउट. लेट्स गो फॉर द 32. यहाँ पे कुछ आपको इंट्रोगेशन स्टाइल दिए हैं जैसे काउंसलिंग स्टाइल, डोमिनेंट स्टाइल, कोल्यूसिव स्टाइल, बिजनेस लाइक स्टाइल. यू हैव टू मैच दैम. सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग स्टाइल. तो देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पेशेंट एंड इमोशनल अटेम्प्ट टू गेट द सस्पेक्ट टू कन्विंस. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि इम्पेशेंट एंड इमोशनल अटेम्प्ट टू गेट द सस्पेक्ट टू कन्विंस. एंड दूसरा है डोमिनेंट स्टाइल. डोमिनेंट वर्ड से ही पता चल रहा है. हेल्पफुल इनग्रेटिएटिंग विच इज मीन्स, देखिए पहले इसका मतलब समझ लीजिए. इनग्रेटिएटिंग का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्स गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द टारगेट इन ऑर्डर टू गेन कंप्लाइंस. उस बंदे से अप्रूवल चाहिए जिससे आपको कंप्लाइंस चाहिए, ठीक है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश. एंड फेदरली अप्रोच एज अ वे टू ऑब्स्टेन अ कन्वर्सेशन. तो डोमिनेंट स्टाइल ये होता है. सी इज कल्यूसिव. तो ब्रॉस्को फैक्चुअल एंड कॉल्यूसिव स्टाइल इज फ्रेंडली एंड अनइमोशनल एंड नॉन जजमेंटल एफर्ट टू ऑब्टेन एक्यूरेट एविडेंस. That is about. And the D is business like style is bruised, factual and formal attempt to gather evidence. So these are the styles which you get. On the basis of that, option will be C. So the question number, so on 32 का है आपका ऑप्शन C. Let's go to the question number 33. यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और उनके साइकोलॉजिस्ट दिए हैं कि इन्होंने कौन से ये कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. तो पहले मैं ऊपर के ही समझा देती हूँ कि 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है. पहले इसको समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के 4 A's क्या हैं. देखिए एक ये पर्सन थे ब्लूरल, दिस इज़ अबाउट ये ई ब्लूरल. इन्होंने 4 A दिए थे स्किज़ोफ्रेनिया में कि व्हाट आर द 4 A's. सो लेट्स गो फॉर वन बाय वन. तो पहला है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, रेफर्स टू द पर्सन्स इनएबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स. किस सिचुएशन में कैसा इमोशनल रिस्पॉन्स प्रेजेंट करे ही डजंट नो. सो रेफर्स टू इनएबिलिटी टू शो, वो चाह के भी वैसे इमोशंस को शो नहीं कर पा रहा है. एंड द सेकेंड इज ऑटिस्टिक थिंकिंग विच इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि इट इज़ अ थॉट प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिलेट टू अदर्स और टू द एनवायरमेंट. तो ही इज ओनली सेल्फ सेंटर, ही इज एबल टू टॉक टू हिमसेल्फ, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. एंड नेक्स्ट इज एम्बिवेलेंस. तो व्हाट डज इट मीन्स? रेफर्स टू अ कॉन्ट्रोडक्टरी और अपोजिंग इमोशन, एटीट्यूड और आइडियाज और डिजायर फॉर द सेम पर्सन, थिंग और सिचुएशन. एक ही चीज़ को लेके कैन वी हैव टू अपोजिट फीलिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, इज द इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. तो दे आर नॉट रैशनल, आइडियाज एक्सप्रेस हैव लिटल एंड इफ एनी कनेक्शन एंड शिफ्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर. तो यहाँ जो आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और कनेक्शन और शिफ्ट होता है वो वन सब्जेक्ट टू अनदर होता है. तो दीज 4 A's गिवन बाय दी 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया विच इज गिवन बाय ई ब्लूलर. तो इसके बेसिस पे हमको आंसर मिल ही गया, दिस इज ए. एंड नेक्स्ट थ्योरी ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. तो आपको दिख ही रहा होगा फ्रॉइड, और एना फ्रॉइड इज द डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, तो ये उनका है. एंड सेपरेशन एंजाइटी इज गिवन बाय ऑटो रैंक. एक्चुअली ऑटो रैंक ने एक विल थेरेपी दी थी, तो उसी में ही हैज़ यहाँ पे फिर इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है सेपरेशन एंजाइटी का, मैं देख लेती हूँ अगर मैंने इसका कुछ दिया नहीं दिया. तो सेपरेशन एंजाइटी. एंड द लास्ट इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो मैंने अभी पहले भी बताया कि एस सियाल ने दिया था, दैट इज़ अबाउट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट द आंसर ए. सो आपका 33 का आंसर हो गया आपका ए. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 34. इसका आप एक बार पिक लेके थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट लर्निंग. तो कौन सा इसमें जो है वो मैकेनिज्म है ऑपरेंट लर्निंग का. सो लेट्स गो फॉर दैट. वो कहता है डज नॉट बिलोंग टू मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट लर्निंग, ठीक है. तो ऑपरेंट लर्निंग गिवन बाय स्कीनर, इवन दैट फॉलोज एन एक्शन. अब आप ही बताइए, जब भी हम बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, मतलब इसको तो छोड़ ही दो आप, बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, आप ही सोचो उसमें इनवॉलंटरी बात होगी कुछ,
सारे किस एक्शन की बात हो रही होगी? वॉलंटरी एक्शन की, है ना। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर विल बी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। तो वो कहता है कि डज नॉट बिलोंग टू द मैकेनिज्म ऑपरेंट प्रोसेस दैट वीकन और सप्रेस बिहेवियर। तो ये तो होता है, तो ये तो नहीं बोल सकते कि ये नहीं होता, जबकि वो नॉट पूछ रहा है। एंड यूज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू स्ट्रेंथन बिहेवियर, येस हम ऑपरेंट कंडीशन में देते हैं, री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट वगैरह, एन इवेंट दैट फॉलो एन एक्शन। सो दिस इज अबाउट, तो यू कैन ईजिली जस्ट रूल आउट द आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, बी। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। अ रिस्पॉन्स दैट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल सच एज रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल इन रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर आप नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, दैट इज डिवाइडेड इन CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। इसमें भी आप दो पार्ट पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब जो क्या है, वो इनवॉलंटरी है, मतलब अपनी मर्जी से होगा, जैसे आपकी आग छपकना, आपका हार्ट बीट करना, है ना, ब्लड फ्लो करना, दीज आर कॉल्ड ANS। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज डिफरेंट, तो विच इज़ वॉलंटरी। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है लर्निंग टू मेक एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू माई स्टिमुले अदर देन ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुले दैट नॉर्मली प्रोड्यूस रिफ्लेक्स क्लासिकल कंडीशनिंग। दिस इज अबाउट। Let's go for the question number 35. The art of establishing trust, respect and cooperation in a relationship is referred to as, which is very easy answer. तो आपको पता है जब भी कभी भी थेरेपी या कोई भी इंसान जो है एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है इन एनी काउंसलिंग क्लिनिकल वट एवर, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक दिस, दैट इज कॉल्ड रेपो। एंड हाउ टू मेक अ रेपो? दैट person should have a trust on you, you have to establish the trust with him, you have to give him the respect, you have to be cooperate with him in a relationship, that is called the rapport formation। तो आप यहाँ पे use of humor नहीं है, continuation behavior नहीं है, personal distance नहीं, but the answer is rapport। ठीक है, so this is about, and what is a rapport? Rapport is a state that occurs when two people feel that truly able to connect with and communicate with one another, and usually based on shared interest, वैल्यूज़ एंड अदर पर्सनल फैक्टर्स। तो रेपो एक स्टेट है जब दो लोग जो है मिलके वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से और अपने इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और अदर पर्सनल फैक्टर्स को शेयर करते हैं। दिस फीलिंग कैन बी प्रमोटेड थ्रू म्यूचुअल अटेंशन पॉजिटिवली एंड ऑनगोइंग आई कॉन्टैक्ट, मैचिंग ब्रीथिंग रिदम्स एंड मिररिंग बॉडी posture. This can be established a rapport. Let's go for the question number 36. Individual take high risk in mountaineering. जाहिर सी बात है, आप माउंटेन पर चढ़ते हैं जो लोग, वो हाई रिस्क लेते हैं। एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द डिजायर टू बी इफेक्टिव एंड टू परफॉर्म बिहेवियर फॉर इट्स ओन सेक। यस, व्हेन यू वांट टू, एंड दिस इज द मोस्ट जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब देखिए दो तरह की मोटिवेशन होती है, इंटरनेस्टिक और एक्सट्रिनेसिक। तो जब इंटरनेस्टिक की बात करते हैं तो उसका मतलब है आपके अंदर से मोटिवेशन आ रही है, एंड दैट विल बी फॉर अ लॉन्ग टर्म। जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करेंगे, दैट इज़ फॉर टेम्परेरी। मान लीजिए आपको किसी ने चढ़ा दिया झाड़ के पेड़ पे कि यू कैन बिकम एन IAS, तो हो गया थोड़े टाइम, अरे तुमने तो ये कर दिया वो कर दिया, मतलब यू कैन बी डू द IAS। वो एक बाहरी मोटिवेशन हो गई जो थोड़े टाइम तक ही रहेगी। लेकिन अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि येस आई वांट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और जब आप माउंटेनियरिंग जैसी चीज़ें करते हैं तो आप उसमें आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर इज द ए। Let's go to the question number 37. The procedure called semantic priming is used to study which of the following phenomena? तो semantic priming जो है वो किस चीज़ को स्टडी करती है, किस फिनोमेना को स्टडी करती है? सो पहले मैं इसका आंसर दूँ, लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, परसेप्शन विदाउट अवेयरनेस इज नॉट द सेम थिंग एज द सब्लिमिनल परसेप्शन। देखिए, सब्लिमिनल का मतलब होता है बिलो, इट मीन्स बिलो। सब्लिमिनल परसेप्शन जो होती है वो तब ऑकर होती है व्हेन अ स्टिमुलस इज टू वीक टू बी परसीव और येट अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। तो सब्लिमिनल का मतलब ये है कि वो अभी डिटेक्टेबल नहीं है, बिलो द थ्रेशोल्ड है। तो दिस इज अबाउट, और इसका आंसर वो डी बता रहा है। और वो क्या कह रहा है कि प्रोसीजर कॉल्ड सिमेंटिक प्रम इज यूज्ड टू स्टडी विच ऑफ द फॉर्मूला। तो सिमेंटिक प्रमिंग जो है वो सब्लिमिनल परसेप्शन को स्टडी करता है, इस फिनोमेना को स्टडी करता है। सो आंसर इज दैट। देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल इज अबाउट द प्लेस, ठीक है, and it's not talking about the signal detection or independence or independence field. So answer will be D. Let's go for the question number 38 and this is about, तो यहाँ पे इनग्रेटिड
इंग्रेडिएशन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गेनिंग अप्रूवल होता है फ्रॉम द ऑर्डर टू गेन कंप्लाइंस। ये एक स्ट्रैटेजी होती है सच एज फ्लटरिंग द टारगेट और द प्रेजेंटिंग वन सेल्फ इज सच अ वे दैट अपील टू द इंडिविजुअल आर ऑफ्टन यूज्ड इन दिस अप्रोच। तो यहाँ पे इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ जो दिया है, सो लेट्स सी दैट। तो वो कह रहा है कि इंग्रेटेशन इज अ टेक्निक फॉर गेनिंग कंप्लाइंस फ्रॉम अदर पर्सन इन विच रिक्वेस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द टारगेट पर्सन एज एन अथॉरिटी एंड देन आस्क टू कंप्लाई हिज और हर ऑर्डर। देखिए अदर पर्सन से नहीं होता है, सिर्फ एक ही पर्सन से होता है जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड ये कहता है कि इनग्रेटिटेशन इंड्यूस लाइकिंग इन टारगेट पर्सन, देखिए बात कर रहा है ना टारगेट पर्सन, जबकि अदर पर्सन की बात कर रहा था। फॉर रिक्वेस्ट एंड अटेम्प्ट टू चेंज टारगेट person behavior in one's favor. Yes, this is the correct explanation. So we can say the R is true and A is false. So answer will be D. Let's go for the question number 39. And 39 question is one of the following tests does not belong to self concept instrumentation. तो इसमें से कौन सा टेस्ट है जो सेल्फ कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग नहीं करता। देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो पहले सेल्फ वर्ड ढूंढते हैं। देखिए इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टीम स्केल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टीम इन्वेंटरीज, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ परसेप्शन इन्वेंटरी। व्हाट इज लेफ्ट? दैट लेफ्ट इज बॉडी इमेज क्वेश्चनरी। तो जो वो कह रहा है कि, और वो पूछ क्या रहा है, नॉट बिलोंग टू, है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार दिखा देती हूँ। द टर्म बॉडी इमेज हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ बॉडी रिलेटेड फिनोमिना इंक्लूडिंग परसेप्शंस, कॉग्निशंस, अफेक्ट्स, अवेयरनेस विद रिगार्ड टू द बॉडी. Unlike the term seems to suggest, not only the way we evaluate our appearance is a part of our body image, but also our attitude towards bodily experience in interaction with others. जैसे sense of body ownership हो गया, our evaluation of our body in terms of functionality and vitality. Aspects of body image have impact on psychosocial functioning and its disturbance are associated with poor psychological adjustment in non-clinical sample. Negative or disturbed body image has also been reported in a broad range of psychiatric disorder. तो ये बॉडी इमेज क्वेश्चनरी है, वो बॉडी इमेज के बारे में बात कर रही है। वो कह रही है कि किस तरीके से बॉडी इमेज हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करती है और कैसे वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को लीड कर सकती है। दिस इज अबाउट, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो कौन सा नहीं है। तो आंसर विल बी डी, वेरी क्लियर. लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 40. Our expectancy, learning, past experience and cultural factors play a critical role in shaping our perception. This is well explained by. तो हमारी जो एक्सपेक्टेंसी होती है, लर्निंग होती है, पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, कल्चर फैक्टर्स होते हैं, वो एक क्रिटिकल रोल निभाते हैं हमारे परसेप्शन को शेप करने में। तो वो क्या है? तो इसका आंसर वैसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच है, और पहले इसको हम देख लेते हैं व्हाट इज दैट. इट इज अ process when we form our perception starting with a large object, concept or idea before working our way toward more detailed information. Top to down है मतलब bigger to smaller, general to specific. तो यहाँ पे आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे general to specific की बात कर रहे हैं. In other words, top down processing happen when we work from the general to specific, the big picture to the tiny details, and that is about. तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि हमारी जब लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस, अभी देख रहे हो बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर पे जा रहे हैं. क्रिटिकल रोल इन शेपिंग अवर परसेप्शन, छोटी पिक्चर पे जा रहे हैं. सो आंसर अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग. बॉटम अप आपको उल्टा हो जाएगा, मतलब बड़े से छोटा एंड छोटे से बड़ा. एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यू नो हाउ टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन. एंड हायरार्किकल प्रोसेसिंग, सो दीज आर नॉट कनेक्टिंग विद दिस. आंसर इज दिस. लेट्स गो फॉर द 41. यहाँ पे कुछ रीजनिंग दी है और उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, सो वी हैव टू मैच दिस. तो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग वी ऑलरेडी नो. इंडक्टिव रीजनिंग हैव one solution with of having the multiple problems, बल्कि deductive reasoning is also called creativity and where you have a multiple solutions for a one problem. So this is about inductive and deductive. top down और bottom up मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ, तो let's discuss that. तो सबसे पहले बात हो रही है inductive reasoning की. वो कह रहा है develop a general principle, this is called inductive, कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक रूल ढूंढा, जनरल प्रिंसिपल. दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग. फिर बात करते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग की. एनालाइज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स. तो आप जब बॉटम अप की बात कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे थॉट्स को एनालाइज किया एंड कॉम्बिनेशन बनाया. दिस इज अबाउट एंड डिडक्टिव रीजनिंग की जब आप बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूजन. ठीक है. एंड द लास्ट इज टॉप डाउन रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. दिस इज अबाउट. So this is called 41. 41 का आंसर क्या है? C. ठीक है. Let's go to the 42. Which of the following is not correct about the two hemisphere of the brain? देखिए when you talk about the brain तो पहले आप brain का structure समझ लीजिए. Suppose this is a brain.
ब्रेन के बीच में एक लाइन ऐसे ला लीजिए, ये हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये हो गया आपका राइट हेमिस्फेयर। इन दोनों के बीच में जो लाइन है, जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराती है इन दोनों हेमिस्फेयर को, इसको बोलते हैं कॉर्पस कलाज़म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रिमूव हो जाए तो दीज टू हेमिस्फेयर कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। एंड ऐसा पहले किया भी जाता था जब सीजर वगैरह होते थे लोगों में, एपिलेप्सी, आजकल तो ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है, तो क्या करते थे कि रिमूव कर देते थे। अब उससे ये देखा गया कि जब इसे रिमूव कर दिया गया कॉर्पस क्लाज़म को, तो दोनों में कम्युनिकेशन बंद हो गया। यानी, और आपको ये पता होगा कि हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट चीज़ों को कराता है और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट चीज़ों को। तो अगर मान लीजिए ये ख़त्म हो गया तो फिर जो है दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और कुछ चीज़ें लेफ्ट हेमिस्फीयर में डोमिनेंट होती हैं, कुछ राइट में, तो दे यू विल बी एनेबल टू परफॉर्म दैट। तो वो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ नॉट करेक्ट about two hemisphere of the brain. The two hemisphere of human brain and connected complex networks of neurons called the corpus callosum, which is correct. The left hemisphere in most people is involved in verbal and analytical behavior and is more dominant. Correct. Most of the 90% people, the left hemisphere is the very dominant. And the right hemisphere in most people is more involved in non-verbal thinking such as spatial problem solving is less dominant. Correct. अब बोलता है द ब्रेन हैज़ टू हेमिस्फीयर इन ह्यूमन बीइंग ओनली। ऐसा नहीं है, सभी बींग्स के अंदर जो होंगे ब्रेन होगा तो दे टू हेमिस्फीयर टू टॉक, एंड दैट्स द डी इज़ द आंसर, क्योंकि वो नॉट पूछ रहा है। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू हाफ्स और हेमिस्फीयर दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कॉर्पस कलाज्म, एंड दीज टू हेमिस्फीयर कंट्रोल द मोशन इन एंड रिसीव सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। मैंने बताया ना, राइट हेमिस्फीयर इसको डायरेक्शन देगा लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को। So in other words, left hemisphere controls the right side of our body and also receives sensory inputs from the right side of the body and vice versa. This is about. Let's go for question number 43. Recent research shows that creativity is correlated with. देखिए पहली बात, यहाँ पे जिस तरह के वर्ड्स दिए हैं आपको, ये ओशन वर्ड मैंने पहले बहुत बार पढ़ाया है कि ये बिग 5 फैक्टर थ्योरी के, कि ओशन का मतलब क्या होता है, ओ से ओपननेस, सी से कंसाइटनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन या एक्सट्रावर्जन, मतलब यू आर ओपन, एंड ए से एग्रेबलनेस, एंड न्यू से न्यूरोटिज्म। तो अगर आप ही बताओ क्रिएटिविटी को अगर हम कोरिलेट करेंगे, इट विल बी टॉक अबाउट द साइकोटिज्म? नो। यस। तो जब ये डिडक्ट हो गया तो बेसिस ऑन दिस ऑप्शन दिस विल बी डिडक्टेड। यस। एंड वो खाली इंटेलिजेंस हो नहीं सकता और एग्रेबलनेस नहीं हो सकता, तो 3 and 4 तो फॉर कंपलसरी होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज द बी। ठीक है। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज होल्ड द डिटर्मिनिस्टिक अजम्पशन ऑफ ह्यूमन नेचर? तो वो कह रहा है कि डिटर्मिनिस्टिक अजम्पशन ऑफ ह्यूमन नेचर, देखिए इरेक्शन बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट की, इन्होंने सोशल वो दिए हैं स्टेजेस। अल्फ्रेड एडलर जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करता है। सो दीज आर द टू पीपल हु टॉक्स अबाउट दी ह्यूमन नेचर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बात की इन्फीरियरिटी एंड सुपरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, और इन्होंने रिएक्शन बात की है ह्यूमन की कि किस तरीके से एक ह्यूमन नेचर जो होता है वो डिटरमाइंड होता है विद दी एजेस। सो द आंसर विल बी 1 and 2। मास्लो ने तो देखिए ही इज गिवन दी पिरामिड ऑफ दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इट इज़ नॉट अबाउट, एंड रोलो मोरे ने भी नहीं, इट इज़ सो आंसर विल बी ए, दिस इज दी। एंड मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखिए एरिक एरिक्सन was a stage theorist who took Freud's controversial theory of psychosexual development and modified it as a psychosocial theory. Erickson emphasized that the ego makes positive contribution to the development by mastering attitude, idea, skill at each stage development. तो एरिक्सन ने कहा कि एक स्टेज थ्योरीज जो होता है वो उन्होंने, मतलब फ्रॉइड की कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल, जिसमें ओरल एंड फैलिक वगैरह आपने पढ़ा है, उसको उन्होंने मॉडिफाई करके साइकोसोशल थ्योरी भी बनाया, और कई बार कंपैरिजन भी दिखाते हैं एरिक्सन और फ्रॉइड की थ्योरी में। तो एरिक्सन ने एम्फसाइज किया कि ईगो जो होता है वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट में, एक अपने एटीट्यूड, आइडियाज और स्किल्स को मास्टर्स करने में। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी मुर्रे डेवलप अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स, प्रेसेस एंड नीड्स। Murray described need as a potentiality, a readiness to respond in a certain way under certain given circumstances. So this is about, तो ये मुर्रे ने जो है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी थी कि किस तरीके से मोटिव्स, प्रेसेस एंड नीड्स जो होते हैं वो कैसे हमें ऑर्गेनाइज करते हैं, और पोटेंशियलिटी और रेडीनेस की बात की थी कि हम किस तरीके से सर्टन वे और सर्टन सर्कमस्टांसेस में रिस्पॉन्स करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू पियाजे चेंज इन स्कीमाज ओकर ड्यू टू फॉलोइंग प्रोसेस। जो हमारे स्कीमाज होते हैं वो किस प्रोसेस की वजह से चेंजेस आते हैं? सो इसका आंसर है, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और अडेप्टेशन की वजह से। कभी भी ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन और सर्कुलर रिएक्शन की बात नहीं करते, तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। दिस इज अबाउट।
सो इससे नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चन जो है मैंने 50 तक नहीं लिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो हैं दिस इज रिलेटेड टू पैराग्राफ विच आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है 51 से 75 क्वेश्चन आई इंक्लूडेड एंड आई टीच दैट. If you like this video, please like, share and subscribe, and thank you so much.